हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर इजी वे ऑफ लर्निंग। और आज हम आपको 9th क्लास का सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं 2025 का। तो अगर आपने तैयारी नहीं की है अभी तक पेपरों की, तो इन क्वेश्चन को देखकर आप पेपरों की तैयारी कर सकते हैं। और इस क्वेश्चनों के साथ में आपको आंसर की भी प्रोवाइड की गई है, तो आप उन्हें देखकर पेपरों की तैयारी और अच्छे से याद कर सकते हैं। ये आपके लिए नंबर पाने का अच्छा तरीका होगा। पूरी बुक से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर इसमें रखे गए हैं। अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। सबसे पहला पार्ट जो इसमें दिया गया है वो फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, और सेकंड पार्ट में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, और थर्ड पार्ट में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनका आंसर देना है। थोड़े से लेंथी होंगे वो क्वेश्चन, और सबसे लास्ट में आपको फिजिक्स के लेंथी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बार पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लें, फिर इसकी आंसर की स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 36 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका आंसर है आपका 6 किलोमीटर, क्योंकि आप जानते हैं इसका जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय से काटेंगे 36 से 10 को, तो 6 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर सेकंड, किलोग्राम या मीटर सेकंड स्क्वायर? तो इसका आंसर है मीटर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। जड़त्व किस चीज पर निर्भर करता है? किसी के गुरुत्व पर, द्रव्यमान पर, त्वरण पर या फिर आकार पर? तो इसका आंसर है किसी भी वस्तु का जड़त्व जो निर्भर करता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है, वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो वस्तु के द्रव्यमान और गुणनफल के वेग को संवेग कहा जाता है। संवेग इसका करेक्ट आंसर है। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किस चीज पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है उनके द्रव्यमानों के योग पर। किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग अगर आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित होकर चौथाई भाग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है। कुत्ते की आवाज आ जाएगी। घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? मतलब सुई जो होती है वो कितनी मिनट में घूमती है? तो इसका आंसर होगा 1 मिनट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में द्रव्य नहीं है, कांच, वायु, लकड़ी और प्रकाश। तो दुनिया की सभी चीजें द्रव्य यानी पदार्थ से मिलकर ही बनी है। प्रकाश ऐसा है जिसमें पदार्थ यानी द्रव्य नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन से तत्व हैं? वायु, मिट्टी, जल और ऑक्सीजन। तत्व वह होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये शुद्ध रूप होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन का संकेत क्या है? बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि इसका संकेत N होता है। N से नाइट्रोजन को प्रदर्शित किया जाता है, इसका सिंबल N होगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रदरफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से दिया गया है, डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में, हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या इन सभी में? इसका करेक्ट आंसर है केंद्रक में। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक को क्या कहा जाता है? जो ऊतक पेशियों और हड्डियों को जोड़ने का काम करता है उसको हम स्नायु के नाम से जानते हैं। नारियल का रेशा क्या होता है? नारियल का जो रेशा होता है ये फ्लोएम ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनधारी है कौन से जगत में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है प्राणी जगत में पाया जाता है, और चमगादड़ जो है वो उड़ने वाला स्तनधारी होता है। एक बीजीय पादप पौधे का उदाहरण दीजिए। एक बीजीय पादप पौधा कौन सा होता है? तो ये मक्का होता है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? हम जानते हैं कि वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, जब जल
अपनी सतह को छोड़कर भाप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, वाष्पीकरण एक प्रतिक्रिया है जिसमें तरल पदार्थ जो होता है वो अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और ये निर्भर किन चीज़ों पर करता है? वाष्पीकरण जो होता है वो तापमान पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि सतह की क्षेत्रफल कितना है, वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता कितनी है और हवा की गति क्या है। इन सारी चीज़ों पर वाष्पीकरण निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, मिश्रण तथा यौगिक में 4 अंतर बताइए। मिश्रण और यौगिक क्या होता है? तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने से मिलते हैं। मिश्रण मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है तो वो एक मिश्रण का निर्माण करते हैं। और मिश्रण का संगठन जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता, उसमें नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन उसके जो गुणधर्म होते हैं वो दोनों ही तत्वों को दर्शाने का काम करते हैं। और घटकों में जो भौतिक विधियों द्वारा सुगमता होती है उसे पृथक किया जाता है, मतलब मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन यौगिक जो होता है वो तत्व की क्रिया करके एक नई यौगिक का निर्माण करता है, मतलब इसमें एक नया पदार्थ बनता है और इसका जो संगठन होता है वो सदैव स्थायी होता है। नए पदार्थ जो होते हैं उनके गुणधर्म से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, लेकिन 2 तत्वों को जब मिलाया जाता है तो वो दोनों ही अपने गुणधर्म खोकर एक नया पदार्थ बनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य किसे कहते हैं? ठोस, द्रव तथा गैस की तुलना कीजिए। हम जानते हैं द्रव्य मतलब पदार्थ क्या होता है। पदार्थ एक ऐसी अवस्था होती है जिनसे मिलकर सारी की सारी चीज़ें बनी हुई है, मतलब सभी निर्जीव और सजीव चीज़ों में पदार्थ जो होता है वो सम्मिलित होता है। और इसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसे हम लोग ठोस, द्रव और गैस के नाम से जानते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं इनके आकार जो होता है वो निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर कणों के आधार पर इनको देखा जाए तो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो उनमें आकर्षण बल जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो आपस में चिपक के रहते हैं, इसीलिए उनका एक निश्चित आकार पाया जाता है और निश्चित आयतन पाया जाता है। जबकि जो द्रव्य के अणु होते हैं उनका निश्चित आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसमें इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। यही कारण है कि इनका आकार निश्चित नहीं होता परंतु इनका आयतन निश्चित होता है और इनको जिस भी बर्तन में डाला जाता है ये उसी का रूप ले लेते हैं। गैस जो होता है उनके अणुओं में आकर्षण बल जो होता है वो ना के बराबर होता है और यही कारण है कि गैस का कोई भी आकार नहीं होता है, ना के बराबर इनका आकार होता है और इनका जो आयतन होता है वो भी निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। डाल्टन ने क्या बताया था और इन्होंने परमाणु और अणु के बारे में क्या अंतर बताए थे? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु को बताया कि परमाणु एक अविभाज्य इकाई है। अविभाज्य मतलब होता है एक ऐसी इकाई है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और साथ ही उन्होंने इसमें बताया कि 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने इस बात को नकारा, खुद से ही नकार दिया कि परमाणु जो होता है वो आवेशित कण होता है, मतलब इसमें 3 तरीके के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिन पर सभी पर अपना अपना चार्ज पाया जाता है। जबकि ये बात आगे चलकर गलत हुई कि परमाणु जो है उस पर 3 कण पाए जाते हैं, उन पर कौन कौन सा चार्ज पाया जाता है। इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब परमाणु जो होता है इसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं और ये तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जबकि अणु जो होता है अणुओं के गुण पदार्थ के गुण जैसे ही होते हैं और ये यौगिक और तत्व दोनों का सबसे छोटा कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर या पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो आप इसका एक छोटा आंसर भी लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब एटीपी को एडीपी में परिवर्तित किया जाता है और यहाँ पे जो क्रेब्स चक्र होता है वो श्वसन का स्थान होता है जिसमें ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। बाकी इसका लेंथी आंसर जो है वो मैंने आपको इसमें लिख के दे दिया है आंसर की में, आप चाहें तो इससे भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि और उपस्थि में 2 अंतर बताइए। अस्थि और उपस्थि में क्या अंतर होता है? तो अस्थि जो होती है ये ठोस पदार्थ की बनी होती है और इसके बीच बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है, लेकिन जो उपस्थि होती है वो अर्ध ठोस पदार्थ की बनी होती है, लचीले पदार्थ से बनी होती है और इसमें किसी भी प्रकार की अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, स्नायु और कंडरा में 2 अंतर बताने हैं। स्नायु और कंडरा क्या होता है? तो स्नायु जो होता है वो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने का काम करता है, मतलब अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है और ये बहुत लचीला होता है और मजबूत होता है।
इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत कम उपस्थित होता है, मैट्रिक्स कम होता है। और कंडरा जो होता है ये अस्थि से पेशी को जोड़ने का काम करता है, और साथ में ये कम लचीला होता है लेकिन मजबूत होता है। ये धागे जैसी संरचना होती है, धागे जैसे आकार की होती है और मजबूत संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है कि आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी बीज में अंतर बताना है आपको। तो आवर्त बीजी का मतलब होता है ऐसे बीज जो ऊपर से ढके हुए होते हैं उसे आवर्त बीजी कहा जाता है, और जो बीज ऊपर से ढके हुए नहीं होते उसे अनावर्त बीजी के नाम से जाना जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 6 अंतर बताने, कौन कौन से अंतर होते हैं। पादप कोशिका जो होती है इसमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इसका जो आकार होता है और आकार और आकृति निश्चित रखने के लिए इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसकी जो रिक्तिकाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं और उपस्थित होती हैं। लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। कोशिकाएं जो होती हैं वो मुख्यतः 4 आकारों में बढ़ जाती हैं। इसमें चतुर्भुजाकार ज़्यादा पाई जाती है, और इसमें ग्लोजी उपकरण जो होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है, अर्धविकसित रूप से पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं जो होती हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी नहीं होती है, साथ ही इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। इसमें रिक्तिका जो होती है वो अनुपस्थित होती है, साथ ही ये बहुत छोटी भी होती है, अगर पाई भी जाती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। और इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। कोशिका का विभिन्न आकार होता है, अलग अलग आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्लोजी उपकरण जो होता है वो उपस्थित होता है और पूर्ण विकसित रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के 6 लक्षण बताने हैं। पक्षी और स्तनधारी में क्या अंतर होता है। आई होप सो कि आपको यही क्वेश्चन तो आता ही होगा। पक्षियों का जो शरीर होता है वो नाव के आकार का होता है ताकि वो हवा को आसानी से चीर कर आगे बढ़ सके। पक्षियों के जो जबड़े होते हैं वो दांत रहित होते हैं और ये समतापी होते हैं, इनका तापमान नियत रहता है। और पक्षी में बाहरी कान जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, मतलब पक्षियों में बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं। और स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं इसमें हम सभी आ जाते हैं। स्तनधारी में सारे एनिमल्स वाले प्राणी आ जाते हैं, और इनमें पंख अनुपस्थित होते हैं, पंख नहीं होते हैं। जबड़े जो होते हैं वो दांत वाले होते हैं, दांत होते हैं जबड़ों में। और जो स्तनधारी का शरीर होता है ये समतापी होता है, और इनमें बाहरी कान जो होते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, संवेग किसे कहा जाता है। वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम संवेग के नाम से जानते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो किन्हीं 2 पिंडों के बीच में जो बल लगाया जाता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमापाती और उनकी बीच की दूरी के व्यत अनुक्रमापाती होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो जरूर लिखना है। F1 बराबर G नियतांक है, यहाँ पर M1 M2 अपॉन R2 होगा इसका आंसर। और G जो यहाँ पर वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका जो मान है वो 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11 है। नेक्स्ट है, गति के नियम लिखने हैं। गति के कितने नियम होते हैं। गति के 3 नियम होते हैं, और इसका प्रथम नियम क्या कहता है, इसको आप थोड़ी इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जब तक हम किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाते हैं तब तक वो अपनी जड़त्व की अवस्था को नहीं खोता है। मतलब जब तक हम किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करेगा। तो इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और इसी को हम प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं। इसका सेकंड नियम क्या होता है। इसका सेकंड नियम होता है कि जो किसी वस्तु का संवेग होता है उसके परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के समानुपाती होती है। मतलब बल के समानुपाती जो होती है वो संवेग की परिवर्तन दर होती है। नेक्स्ट जो है, तृतीय नियम क्या है गति का। तो इसका तृतीय नियम जो है, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो भी हमें उसी दिशा में सदैव प्रतिक्रिया करती है। मतलब जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर बल लगाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान मतलब होता है किसी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा, जबकि भार मतलब होता है जिससे वह बल होता है जिससे पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है, उसे भार के नाम से जाना जाता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसे केजी यानी किलोग्राम में मापते हैं, और भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है।